हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वीकली करंट अफेयर्स का सेशन करेंगे जिसमें हम पिछले 6-7 दिन की खबरों के बारे में जानते हैं और जो भी स्टूडेंट रोज़ नहीं देख पाते हैं उनके लिए खबरें रहती हैं। तो 15 से 21 के बारे में हम जानेंगे। इसमें करीब 50 एमसीक्यूज़ आपके लिए हैं और जो भी पिछले हफ्ते गुजरा है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से राजस्थान पुलिस के द्वारा 2 रक्षा क्षेत्र के कर्मचारियों को पकड़ने के लिए डिफेंस सेक्टर में 2 कर्मचारियों को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था। जो गुप्त सूचनाएं क्या कर रहे थे, गुप्त सूचना आईएसआई को भेज रहे थे। आईएसआई जो है ये पाकिस्तान की मिलिट्री एजेंसी है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है और इसको ये सूचनाएं भेज रहे थे। तो इनको पकड़ने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा या राजस्थान पुलिस के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो इसका आंसर है ऑपरेशन डेजर्ट चेस। तो ये जो ऑपरेशन डेजर्ट चेस है इसको इन्होंने चलाया गया था। एक्चुअली कई सारे अभी केसेस भी हुए हैं बीच में कि हमारे डिफेंस पर्सनल जो होते हैं उन डिफेंस पर्सनल को हनी ट्रैप में फंसाकर कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ से ले ली जाती है और ऐसे कई सारे लोग पकड़े भी गए। तो ये स्पेसिफिकली आईएसआई के द्वारा वहाँ से रन किया जाता है और गलत आइडेंटिटी के द्वारा या किन महिलाओं के द्वारा जो है यहाँ के लोगों को कॉल करके या कई सारे प्रलोभन देकर इस तरीके से सूचनाएं एकत्रित की जाती है। तो आईएसआई जो है वो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, इसका पूरा नाम अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ये जो है यहाँ की आईएसआई वहाँ की एक एजेंसी है, जैसे सीआईए अमेरिका की है या भारत की जो है रॉ भी है और भारत की एक रॉ है और एक आईबी है। तो इस तरीके की यहाँ की एजेंसीज हैं। तो हनी ट्रैप में फंसाकर लोगों से इन्फॉर्मेशन ये लोग ले लेते हैं, इसीलिए ऑपरेशन चलाया गया था और 2 लोगों को पकड़ा भी गया। हालांकि इन पर कई दिनों से वॉच भी की जा रही थी, लेकिन फिर मिलिट्री इंटेलिजेंस की जो इनपुट आए उसके अकॉर्डिंग ये ऑपरेशन किया गया और इनको पकड़ लिया गया। इनमें से ये दोनों लोग जो है राजस्थान में ही काम करते थे, श्रीगंगानगर और बीकानेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। फीफा के द्वारा जारी रैंकिंग में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फीफा ने हाल ही में एक रैंकिंग जारी की थी जिसमें वर्ल्ड में भारत के फुटबॉल की रैंकिंग को बताया गया था। उसमें भारत की रैंकिंग 108वीं थी और फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट नंबर पर बेल्जियम का स्थान था। ये जो फीफा है ये वर्ल्ड में सबसे जो एपेक्स बॉडी है फुटबॉल के लिए और इसकी स्थापना जो है 1904 में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष हैं वो है जियानी इन्फेंटिनो और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ज़ूरिख स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसके बारे में ये जनरल इन्फॉर्मेशन है आपकी। वैसे देखा जाए तो अभी भारत में थोड़े टाइम से कई सारे जो फुटबॉल के इवेंट हुए हैं और भारत में फुटबॉल की जो रैंकिंग है वो भी काफ़ी सुधरी है, क्योंकि भारत में फुटबॉल के प्रति इतना क्रेज़ नहीं था। ज़्यादातर क्रेज़ जो हमारे देश में क्रिकेट के प्रति है, लेकिन फुटबॉल के प्रति भी कई सारी जागरूकता होने से और खेल होने से, मोटिवेशन होने से नए नए खिलाड़ी जो इसमें निखर कर आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। अभी ये बेल्जियम फर्स्ट स्थान पर है, यहाँ पर सेकंड स्थान पर फ्रांस है और थर्ड स्थान पर यहाँ ब्राज़ील है। और जिन इवेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ कि कौन कौन से इवेंट्स अभी भारत में है, तो देखिए अंडर 17 जो है मेल वर्ल्ड कप हुआ था भारत में, फीफा ने कराया था। फिर उसके बाद में अंडर 17 फीमेल का कप इस बार होना था जो भी फीफा करवाने वाला था, लेकिन 2021 में इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। फिर इसके बाद में अभी हाल ही में आपको पता होगा कि एशियन विमेन फुटबॉल 2022 में भारत में होगा। तो भारत में जो है एशियन विमेन फुटबॉल 2022 में ये भारत में होगा और ये जो है एशियन फुटबॉल ने अभी हाल ही में हमारे जो भारत में संस्था है फुटबॉल से रिलेटेड, जैसे बीसीसीआई है क्रिकेट से रिलेटेड, वैसे ही फुटबॉल से रिलेटेड एक संस्था है, उनको लेटर लिखकर ये बताया था। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF एक संस्था है जिसके अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है आपकी कई सारी चीज़ें काम की हो सकती हैं। प्रफुल्ल पटेल भारत में इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। और भारत में ये एक अंडर 17 होने वाला था इस बार, अब होगा 2021 में, और एशियन फुटबॉल जो है ये 2022 में होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा देश विश्व का पहला देश बन गया जिसने डबल डेकर मालगाड़ी चलाई है? तो रेलगाड़ी तो कई देशों में चली है, भारत में भी चल गई है, लेकिन डबल डेकर मालगाड़ी और वो भी इलेक्ट्रिक चलाने वाला जो है कौन सा देश बन गया पहला? तो ये इसका आंसर है भारत। भारत ने हाल ही में क्या किया है कि ये जो गुजरात में पालनपुर से बोटाड, ये एक जगह है, यहाँ पर इसका सफल परीक्षण किया और इसके लिए डबल डेकर में देखिए सिंगल डेकर होती है तो ऊपर बिजली लाइन होती है उस तरीके से, और ये यहाँ से बिजली लेती है। अब जब डबल डेकर हो गई है तो बिजली की लाइनें भी जो है इन्होंने इस तरीके से एडजस्ट की है, करीब 7.57 मीटर इसको ऊंचाई दे गई है। तो ये इससे होने से क्या होगा कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है भारत में एक तो सस्ता पड़ जाएगा, दूसरा
हमने जो भी 12,000 हॉर्स पावर का एक इंजन भारत में ही बनाया था, उसको भी जो है काम में अच्छे से लिया जा सकेगा। तो बहुत सारी चीज़ें इससे पॉजिटिव होने वाली है। नेक्स्ट, किस देश में हाल में एक रोड का नाम बदलकर गुरु नानक रोड उनके 550वें जन्म वर्ष को मनाने के लिए किया गया है। तो ये देश यूके में हाल ही में एक रोड को बदल दिया गया है और इसका नाम ये कर दिया गया था गुरु नानक रोड। एक्चुअली ये पहले हेनरी हैवलॉक के नाम पर था। हेनरी हैवलॉक जो है 1857 में भारत में क्रांति को दबाने में सबसे मुख्य चेहरा रहे हुए हैं। तो हेनरी हैवलॉक के नाम पर इस रोड का नाम था, लेकिन इसको बदलकर क्या कर दिया है, गुरु नानक रोड कर दिया गया है। अभी आपको पता होगा कि ब्लैक लिव्स मूवमेंट जो है वो चल रहा है कई सारे देशों में, और लंदन में भी जो है ये चल रहा है ब्लैक लिव्स मैटर वाला। और इसमें मैंने आपको बताया भी था कि विंस्टन चर्चिल हो गए या दूसरे भी महात्मा गांधी की मूर्तियों के आगे भी उन्होंने रेसिस वगैरह लिख दिया था। तो इससे क्या हो रहा है कि यूके की सोसाइटी ये सोच रही है कि हमें एकता में विविधता बढ़ाने के लिए काम करने चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने वहाँ पर सिख समुदाय भी काफ़ी है। और जो ये रोड पे नाम बदला जा रहा है, यहाँ पर क्या चीज़ है कि यहाँ पर भारत के बाहर सबसे बड़ा गुरुद्वारा इस रोड पर ही, श्री गुरुद्वारा सिंह सभा। तो ये श्री गुरुद्वारा सिंह सभा जो है ये यहाँ पर है, और ये इसी के कारण इसका नाम जो है हेनरी हैवलॉक रोड से बदलकर गुरु नानक रोड कर दिया गया है, ताकि वहाँ पे क्या है सिखों को भी एक रिप्रेजेंटेशन इसमें मिल पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें। निम्न में से किस विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है, किस दिन को मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस जो है ब्लड डोनर डे जो है, डोनर डे है ना, विश्व रक्तदाता दिवस है। यहाँ रक्तदान नहीं लिखिएगा, रक्तदाता दिवस है, ये डोनर डे है। और ये मनाया जाता है 14 जून को ये मनाया जाता है। और WHO के द्वारा मनाया जाता है ये, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इस बार जो इस विश्व रक्तदाता दिवस की थीम रही थी, वो रही थी सेफ ब्लड सेव्स लाइफ, सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। और WHO के बारे में तो आप जानते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई है, और इसके अध्यक्ष जो हैं टेड्रोस एधेनोम हैं, और जो इथोपिया के हैं, और इसका जो मुख्यालय है जेनेवा में है। और इसका जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है भारत एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, वो इंडिया है। इंडिया का मतलब डॉक्टर हर्षवर्धन है अभी। तो ये WHO के बारे में है। और दूसरा, ब्लड डोनेशन की अगर हम बात करें तो ब्लड डोनेशन जो है एक जनरल तौर पर भी हम सभी लोगों को करना चाहिए। 3 महीने में हम जो है ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इससे क्या है, किसी की व्यक्ति की जान हम बचा सकते हैं। तो कई सारे लोग इस तरीके के ब्लड डोनेशन कैंप भी आयोजित करते हैं। तो आपके जीवन में भी कभी मौका मिले तो ज़रूर इस तरीके से करिएगा। नेक्स्ट की बात करें, निम्न में से किस राज्य में बिन 19 यंत्र को VTS मोबाइल सॉल्यूशन के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया? एक VTS मोबाइल सॉल्यूशन एक कंपनी है जिसने बिन 19 यंत्र लॉन्च किया है। इससे क्या होगा, बिन का मतलब वही डस्टबिन टाइप है। आप कोई भी मास्क वगैरह यूज़ किया है आपने, तो इस डस्टबिन में डाल सकते हैं। इससे वो सैनिटाइज भी हो जाएगा, और अगर उसको यूज़ नहीं करना है तो भी उसका सॉल्यूशन जो है वहाँ पर हो जाएगा। तो ये काम किया है केरला की एक कंपनी है, जो VST मैंने बताया। यहाँ से क्या होगा कि कलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन ऑफ यूज्ड मास्क होगा। कलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन का मतलब वो कलेक्ट भी हो जाएंगे और डिसइंफेक्ट भी हो जाएंगे। और ये सारी चीज़ें IoT के थ्रू रन करेगी। IoT का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू रन करेगी। सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड रहेगी। एप्लीकेशन के थ्रू भी इस बिन को जो है ऑपरेट किया जा सकेगा, यानी उसको खोलने के लिए भी आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एक अभी कह सकते हैं कि बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि कोरोना के कारण कई सारी जगह पर ये मास्क इस तरीके से खुले हुए फेंक दिए जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। मास्क को सैनिटाइज करना भी एक बड़ा काम है। तो ये एक अच्छा काम हो गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सबसे पहले तो केरला की अगर हम देखें तो केरला जो है यहाँ पर है, ये नीचे ये पूरा पोर्शन केरला है, और तटीय राज्य पूरा। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, और पिनराई विजयन यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद है। और एराविकुलम और साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है, ये दोनों नेशनल पार्क यहाँ पर बहुत फेमस है। इवन साइलेंट वैली जो है, शांत घाटी नेशनल पार्क जो इसको बोला जाता है, ये केरला में बहुत फेमस है। आप ध्यान रखिएगा, और नेशनल पार्क आपके किसी न किसी एग्जाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अब वो क्वेश्चन है कि 5I वॉज रिसेंटली इन न्यूज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। 5I जो है अभी हाल ही में चर्चा में था, ये किससे संबंधित है? तो इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? इसमें जापान शामिल नहीं है। आपको मैं बता दूं कि 5I जो है 5 देशों की मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत पावरफुल है, इनको किसी को रिपोर्ट नहीं करना होता है। और ये जो है कई देशों में जो इनके ऑपरेशन चलाए जाते हैं, उनसे संबंधित सूचना एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। इसमें जो मेंबर है वो है USA है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है,
और साउथ कोरिया है। ये 5 देश हैं। तो ये 5 देशों की एक संगठन है। अभी हाल ही में क्यों चर्चा में है, क्योंकि हाल ही में अभी इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला है कि हम जो है 5 को इकोनॉमिक कॉपरेशन में बदल देते हैं। हम मिलिट्री इंटेलिजेंस तो करते ही हैं, सूचना एक दूसरे को, खुफिया सूचना आदान प्रदान करते हैं, इसको इकोनॉमिक कॉपरेशन में भी बदल देते हैं, क्योंकि ये चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। और इकोनॉमिक कॉपरेशन होने से क्या होगा कि इनकी सप्लाई चेन नहीं बिगड़ेगी। सप्लाई चेन का मतलब ऐसे समझिए कि जैसे ऑस्ट्रेलिया जो है बहुत निर्भर है किस पर, चाइना पर। अगर ये मिलिट्री कोऑपरेशन बनाते हैं 2-3 देश मिलकर, तो हो सकता है कि सारे देशों को जो इंपोर्ट चाइना से करना होता है वो दूसरे देश न कर पाए। अगर ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो एक दूसरे को जो देश, एक दूसरे के पास में जो सरप्लस है वो एक दूसरे को ही भेज पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक और एग्जांपल लिया गया है कि इस 5 में 3 देशों को और जोड़ दिया जाए तो ये सप्लाई चेन और मजबूत हो जाएगी। क्योंकि कई सारा सामान इन देशों के पास भी नहीं है जो इनको चाहिए होता है, वो चाइना से मंगाते हैं, तो इंडिया के पास भी कुछ सामान हो सकता है। तो उसी तरीके से इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला है कि इंडिया को मिला लेते हैं, जापान को मिला लेते हैं, और इंडिया, जापान और एक्चुअली साउथ कोरिया को मिला देते हैं। तो ये 3 देशों को मिलाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये साउथ कोरिया नहीं है, यहाँ पर है USA, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल है, और एक UK है। हाँ बिल्कुल UK है, यहाँ पर साउथ कोरिया नहीं है। साउथ कोरिया को मिलाने की ये जो है बात की जा रही है। तो इंडिया, जापान, साउथ कोरिया और ये, इन सबको मिलाने से क्या होगा, 8I हो जाएगा, और 8I होने से इनकी सप्लाई चेन जो है बहुत ईजी हो जाएगी। आपको मैं बता दूं कि जैसे CIA की खुफिया एजेंसी सबसे फेमस है, USA की खुफिया एजेंसी सबसे फेमस है यहाँ पर CIA। बाकी UK की तो आपको पता ही होगा, UK की खुफिया एजेंसी जो है MI है, वहाँ पर MI बोलते हैं। ये दोनों बहुत प्रसिद्ध है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की भी है, ऑस्ट्रेलिया की जो खुफिया एजेंसी उसको ASIS बोलते हैं। ASIS का मतलब होता है ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस। लेकिन ये विश्व में इतनी फेमस नहीं जितनी CIA और MI है। वैसे विश्व में एक एजेंसी और फेमस है, लेकिन वो यहाँ मेंबर नहीं है, उसका नाम है मोसाद। मोसाद जो है वो इजराइल की है, और ये खुफिया एजेंसी जो है बहुत फेमस है इजराइल की। ठीक है, तो ये खुफिया एजेंसियों का ही एक संगठन है। नेक्स्ट की हम बात करें, निम्न में से कौन GST परिषद का अध्यक्ष है। तो GST परिषद का अध्यक्ष जो है फाइनेंस मिनिस्टर होता है। अभी हाल ही में GST परिषद की मीटिंग हुई थी, इसमें कई सारे डिसीजन लिए गए थे। तो GST काउंसिल का अध्यक्ष जो है फाइनेंस मिनिस्टर होता है, और अभी निर्मला सीतारमन है। निम्न में से किस शहर में डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है। तो ये डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल क्या होता है, इस तरीके से पिक्चर में आप देखेंगे। तो ये डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल होता है जहाँ पर अगर गहराई में कई सारे जहाज डूबे हुए हैं या कुछ डूबा हुआ है, तो वहाँ पर इसको उतार कर उसके बिल्कुल एकदम ऐसे सटा के इन लोगों को यहाँ से निकाल लिया जाता है इसमें, और फिर इसको वापस ऊपर ले लिया जाता है। तो इसको डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल बोलते हैं। और इसके लिए एक कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हाल ही में किया गया था, और ये कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन जो किया गया था वो किया गया था वाइजैक यानी विशाखापट्टनम में। और विशाखापट्टनम में ही अभी आपको पता होगा थोड़े टाइम पहले INS कलिंगा जो था उसमें अग्निप्रस्थ मिसाइल का प्रदर्शनी वहाँ पर लगाई गई थी। तो ये भी वहाँ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, निम्न में से किस संस्थान ने कोरोना योद्धाओं के लिए गीत लिखा है, रख हौसला हिम्मत न हार। तो ये जो है ITBP के जवानों ने लिखा है, और ITBP के जवानों का ये गीत जो है इस समय कोरोना से लड़ने में बहुत जो है अच्छा साबित होगा, क्योंकि इसका बोल ही इतने अच्छे। देखिए, रख हौसला हिम्मत न हार। ITBP के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा बता दूं तो ITBP इंडियो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है, और ये अभी इंडिया चाइना के साथ में जो बॉर्डर साझा होती है उस पर ये काम करता है। और इसके जो स्थापना है वो 1962 में हुई है। SS देशवाल जो है इसके DG हैं, SS देशवाल इसके DG हैं। और सॉन्ग से रिलेटेड ही एक और चीज़ है कि ये जो जयतु भारतम सॉन्ग आया था अभी, जयतु भारत जो है आत्मनिर्भर भारत के लिए सॉन्ग आया था अभी हाल ही में। तो ये रख हौसला हिम्मत न हार भी सॉन्ग है, ये जयतु भारत भी आत्मनिर्भर भारत के लिए सॉन्ग है। एक मिशन फतेह जो है पंजाब ने कोरोना से लड़ने के लिए लॉन्च किया था, मिशन फतेह, तो वो भी आप याद रखिएगा। 3-4 सॉन्ग है जो आपको याद रखने हैं। एक HDFC ने भी हाल ही में लॉन्च किया था, AR रहमान ने इसको बोल दिए थे, हम हार नहीं मानेंगे। तो हम हार नहीं मानेंगे ये HDFC ने लॉन्च किया था। मिशन फतेह पंजाब ने, जयतु भारत आत्मनिर्भर भारत के लिए, और ये जो है रख हौसला हिम्मत न हार ये ITBP ने। तो इतने सारे सॉन्ग जो है आपको याद रखने हैं। तो ये कई सारे, अच्छा आज तो मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है वैसे, लेकिन मैं वीकली करंट अफेयर्स उतना डिटेल में नहीं बताता हूँ। डेली जब बताता हूँ तो काफ़ी डिटेल में हम करते हैं। तो अभी सिर्फ हम MCQs के आंसर वगैरह देखते हैं। ठीक है दोस्तों, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट की हम बात करें, भारत में पहली बार निम्न में से किस राज्य में जनजातीय विद्यार्थियों के लिए बने हॉस्टल को ISO प्रमाणित किया जाएगा।
तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आईएसओ जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। आप उसको बोलते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसको आईएसओ बोलते हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसकी स्थापना हुई थी 1947 में, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। अभी इसके 164 मेंबर है। तो ये क्या करता है कि विश्व में अगर बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज़ हैं, तो इनको एक सर्टिफिकेट देता है कि हाँ, आपके यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। तो आपने सुना भी होगा आईएसओ 9001, इस तरीके के सर्टिफिकेट जो है दिए जाते हैं। और अभी जो है उड़ीसा में ये जो हॉस्टल्स हैं, इनको आईएसओ दिया जा रहा है। तो उड़ीसा जो है पहला ऐसा हो गया है जिनको ये फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पर दी जा रही हैं। और उड़ीसा में कैंपेन भी चलाया गया था पहले। उड़ीसा में आपको पता होगा कि कैंपेन चलाया गया था जिसका नाम था सुविधा, मिशन सुविधा कैंपेन नाम था उसका। और मिशन सुविधा कैंपेन का नाम ही इसलिए रखा गया था कि ये सुविधाओं को अच्छा करने के लिए था इन जनजाति हॉस्टलों में। तो इस मिशन के कारण ही सुविधाएं अच्छी हुई और फिर उसी के कारण जो है आईएसओ सर्टिफिकेट इनको मिला। उड़ीसा के बारे में अगर मैं थोड़ी बात करूँ तो एक तो वहाँ पर मेघा जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जनजाति इलाकों में चलाए जाने थे, जहाँ पर एजुकेशनल थे, रेसिडेंशियल भी थे वो। वहीं पर रहना, खाना पीना, खेलना और स्किल डेवलपमेंट होगा। एकलव्य स्कूल जो है भारत में जनजातीय, जैसे नवोदय विद्यालय है वैसे एकलव्य स्कूल है जनजातीय बच्चों के लिए, ये उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है। वैसे तो पूरे भारत में, लेकिन उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है उड़ीसा में चलाए गए थे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, जिसमें पंजाब ने सबसे टॉप किया था। फिर पेटा का हीरो टू एनिमल जो है वो अवार्ड जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को दिया गया है। फिर एक आपका वंदे उत्कल जननी जो उड़ीसा का राज्य गीत जो है अभी हाल ही में बनाया गया है, लक्ष्मीकांत महापात्रा के द्वारा ये लिखा गया है। तो ये कई सारी बातें जो है उड़ीसा रिलेटेड है। और उड़ीसा का तो ये यहाँ पर आपको मैप में दिख जाएगा, कई सारे राज्यों से बाउंड्री इसकी लगती है। और ये जो है ये स्पेसिफिक चिल्का लेक है। और उड़ीसा के बारे में ये आप पढ़ लीजिएगा कि नवीन पटनायक, गणेशी लाल, भुवनेश्वर, ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। हीराकुंड डैम जो है सबसे बड़ा डैम है, सबसे लंबा डैम है भारत में हीराकुंड डैम, जो महानदी पर बनाया गया है। कोणार्क सन टेम्पल यहीं पर है। गाहिर माता बीच जो है, चिल्का लेक यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के द्वारा दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया गया है? तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बहुत रोल है और फ्रंट पे ये लोग लड़ते हैं। और दिव्यांग जो है स्पेसिफिकली इसमें काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इनको जो है कोरोना योद्धाओं का दर्जा हाल ही में दिया गया है। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने के लिए है। जैसे मध्य प्रदेश की कई सारी योजनाएं हैं। एफआईआर आपके द्वार है, जैसे दीदी वाहन है, जैसे आपका चरण पादुका जो है अभियान वहाँ पर चलाया गया था। थैंक्स मॉम अभियान वहाँ पर चलाया गया था। और जीवन रक्षक, जीवन अमृत में जो है वहाँ पर काढ़ा वगैरह पिलाया जाएगा तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। जीवन रक्षक में मास्क बनाएंगे, उनको पैसा दिया जाएगा। मिड डे मील राशन में वहाँ पर दिया गया है। तो ये कई सारी योजनाएं जो वहाँ पर चलाई गई है। और वहाँ के मुख्यमंत्री वगैरह कई बार बता चुका हूँ मैं, वहाँ के लालजी टंडन और शिवराज सिंह चौहान है, तो ये अभी नहीं बताया मैंने। नेक्स्ट की अगर बात करें, भारत में पहली बार विदेशी मुद्रा भंडार 501 बिलियन के पास पहुंच गया। भारत विश्व में इस भंडार की सूची में कौन से स्थान पर है? तो भारत जो है विदेशी मुद्रा भंडार में 5वें स्थान पर हो गया है। और ये जो विदेशी मुद्रा भंडार है हमारे जीडीपी का जो है 15% हो गया है। जीडीपी का 15% विदेशी भंडार हो गया है। ज़्यादा विदेशी भंडार हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है और हमारी जो है क्षमता भी बढ़ाता है पेमेंट की। तो ये जो विदेशी मुद्रा भंडार आप देख रहे हैं, ये इधर कट रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। आप तो बस अच्छा चलिए मैं इसको इधर ले लेता हूँ, ये इतना ही कट रहा था। देखिए यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो है इतना मिलियन है, इसको हम बिलियन में अगर कन्वर्ट करें तो बिलियन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका 501 बिलियन होगा। और ये काफ़ी बढ़ गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉरेन करेंसी जो है, गोल्ड है, एसडीआर है, रिजर्व पोजीशन विद आईएमएफ है, ये चारों को मिलाकर जो है इतना हुआ है। और ये चारों ही इस कंपोनेंट में काम आते हैं, इस कंपोनेंट में गिने जाते हैं। तो भारत का एवर हिस्ट्री में जो है सबसे हाई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर चाइना सबसे टॉप पर है, जापान, स्विट्जरलैंड, रशिया और 5वें नंबर पर है इंडिया। तो ये भी लेटेस्ट डेटा है, 5 जून और ये मई के डेटा है। चाइना का अगर आप देखें तो हमसे करीब 6 गुना है। चाइना का जो है हमसे 6 टाइम्स है विदेशी मुद्रा भंडार। तो चाइना का विश्व में सबसे ज़्यादा है। बाकी तो रशिया का इतना ज़्यादा नहीं है हमसे, स्विट्जरलैंड का ठीक है, और जापान का हमसे डबल है करीब। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाल में रिजर्व बैंक ने 5 सदस्यीय पैनल को प्राइवेट बैंकों की कॉरपोरेट संरचना और मालिकाना निर्देशों की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो ये किया गया पीके मोहंती की, जो प्राइवेट सेक्टर में जितने भी बैंक हैं उनकी जो गाइडलाइंस है उनको देखेगा
और उनके जो प्रमोटर्स हैं उनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, उनकी मीटिंग्स वगैरह होती है कि नहीं होती है, उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह, इन सब के बारे में बात करेंगे। और अभी हाल ही में ये भी बताएगा कि बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, तो वो भी इनके बारे में बात करेगा, गाइडलाइंस के बारे में बात करेगा। तो पीके मोहंती की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। अभी हाल ही में कमेटी के बारे में और बता दूं कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी थी वो बनाई गई थी अधीर रंजन चौधरी की अध्यक्षता में। एक स्टाइरिन गैस लीक हुई थी, आपको पता होगा, एलजी पॉलीमर्स में, वाइजैक में, उसके लिए नीरव कुमार की अध्यक्षता में भी एक कमेटी बनाई गई थी। तो ये कमेटी जो है स्पेसिफिक यहाँ पर बनाई गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, किस राज्य ने हाल ही में केजी से लगाकर 5वीं तक ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को बंद करने का निर्णय लिया है, तो ये कर्नाटक है। कर्नाटक ने बोला है कि बच्चों को ज़्यादा स्क्रीन टाइम के कारण प्रॉब्लम हो सकती है, तो कर्नाटक ने इस तरीके को बंद कर दिया। ये कर्नाटक के बारे में डिटेल आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, किस देश के साथ मिलकर लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन जो है लॉन्च करेगा भारत, तो ये जापान है। जापान के साथ में लूनर एक्सप्लोरेशन 2023-24 में भारत लॉन्च करेगा, जिसमें एक लैंडर और एक रोवर जो है भेजा जाएगा। भारत जो है एक रोवर विकसित करेगा वहाँ पर, और बाकी सारा जो है रॉकेट H3 रहेगा जो जापान का रहेगा, और जहाँ से इसको लॉन्च किया जाएगा वो भी जापान का रहेगा। तो ये एक्सप्लोरेशन मिशन जो है यहाँ का है। आपको मैं बता दूँ, चांद पर एक नासा भी आर्मेटिस जो है मिशन को भेज रहा है, और आर्मेटिस मिशन जो है इसमें क्या करेगा, वो एक महिला को पहली बार जो है चांद पर भेजा जाएगा। एक महिला और एक पुरुष को पहली बार चांद पर भेजा जाएगा। पुरुष तो पहले भी गए, महिलाओं को भेजा जाएगा। नासा के बारे में छोटी इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट की बात करें तो वर्ष 2020 का पहला सूर्य ग्रहण किस तारीख को होने वाला है, तो 21 जून को होने वाला है। आज जब मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज ही जो है सबसे पहला सूर्य ग्रहण है, जो कई सारे देशों से देखा जा सकेगा, भारत के भी कई सारे देशों से देखा जा सकेगा। और सूर्य ग्रहण जो है ये इस तरीके से दिखेगा, इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। और ये जो है चंद्रमा जो है बीच में आ जाता है सूरज और पृथ्वी के, तो इस तरीके से सूर्य ग्रहण बनता है, तो चंद्रमा पूरा छुप जाता है। नेक्स्ट की बात हम करें तो ये सीज़न से रिलेटेड मैंने बताया था आपको, और उस दिन काफ़ी अच्छा समझाया था, तो उस दिन का वीडियो देख लीजिएगा। आई होप ये वीडियो शायद 16 जून का होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, किस राज्य में आर्सेलर मित्तल अपने उत्पादन को पूरा करने के लिए 200 करोड़ का निवेश करने जा रहा है, तो आर्सेलर मित्तल है ये। आर्सेलर मित्तल उड़ीसा में करने जा रहा है। वैसे तो हजीरा में उसका प्लांट भी गुजरात में, लेकिन हजीरा में अगर उनकी कैपेसिटी पूरी नहीं होगी तो वो लोग क्या करेंगे, उड़ीसा में करेंगे ये। और आर्सेलर मित्तल वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है, और इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो भारत के ही हैं। एलन मित्तल भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, एलन मित्तल। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मंदिरों के शहर कहे जाने वाले मदुरै का नाम बदलकर तमिलनाडु सरकार ने क्या कर दिया, तो आपको पता होगा तमिलनाडु सरकार ने 1000 प्लस जो है सिटी, कस्बों, टाउन के नाम बदले हैं, और मदुराई का नाम इन्होंने मथुराई कर दिया ताकि इनको तमिल एक्सेंट जो है वहाँ पर मिले। तिरुचि का नाम तिरुपल्लाई कर दिया, कोयम्बटूर का नाम कोयम्पुथूर कर दिया है। इस तरीके से इन्होंने नाम बदल दिए हैं तमिलनाडु ने। अगला है, निम्न में से किस राज्य के राजनीतिक दलों ने उच्च न्यायालय में पिछड़े वर्गों को नीट परीक्षा में 50% आरक्षण के लिए याचिका लगी, इसके लिए याचिका लगाई है, तो ये है तमिलनाडु। आरक्षण पे मैंने बहुत सारी चीज़ें उस दिन बताई थी आपको, तो वो वीडियो देखिएगा 16 तारीख का, उसमें आपको पता लग जाएगा। हालांकि हाई कोर्ट ने इनको मना कर दिया है कि आरक्षण के लिए जो आप आए हमारे यहाँ में वो हमारे अधिकार में नहीं है, क्योंकि ये मूल अधिकार के अंतर्गत गए थे। आर्टिकल 32 अगर आपने पढ़ा हो भारतीय संविधान की आत्मा, कि हमारे अधिकारों का उल्लंघन होगा तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आरक्षण कोई मूल अधिकार नहीं है जो हमारे पास आप सीधा आ गए, आप हाई कोर्ट जाइए, वहाँ पर आपका सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से जो है चीज़ें हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, किस राज्य ने हाल में बाल श्रमिक विद्या योजना चालू की है, तो जो गरीब बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं या श्रमिकों के बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए योजना चालू की गई है, और ये योजना चालू की गई उत्तर प्रदेश के द्वारा। और इसमें क्या होगा कि हर जो लड़का है उसको 1000 रुपये, और लड़की है उसको 1200 रुपये प्रति माह वहाँ पर दिए जाएंगे। और अगर वो 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ता है तो 6000 रुपये पर ईयर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, जिससे उनकी पढ़ाई जो है कंटिन्यू हो पाए। तो गरीबों के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छी योजना है, योगी सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है। यूपी के बारे में मैं बात करूँ तो 800 किलोमीटर हर्बल रोड बनाने वाला यूपी, जियो टेक कम्युनिटी किचन बनाने वाला यूपी है। फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च वर्चुअल कोर्ट है, और आयुष कवच लॉन्च करने, एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला यूपी है। 1 लाख बेड सबसे पहले तैयार करने वाला यूपी है। प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत जो वहीं पर हुई थी, वहीं पर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी सबसे पहले। तो यूपी कई सारे कारणों से चर्चा में रहता है। यूपी आपको दिख रहा होगा इसमें, यूपी के सीएम और एक ही नेशनल पार्क है यूपी में, ध्यान रखिएगा, तो ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट की बात करें, किस क्रिकेटर ने सेंचुरी मारने के बाद डेथ हुई है उनकी, तो 100 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद डेथ हुई। इनका नाम है वसंत राय जी, इनकी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें
किस संस्थान ने हाल ही में इंस्टा फ्लेक्सी नगद योजना लॉन्च की है? तो इंस्टा फ्लेक्सी नगद योजना क्या है? जो सैलरीड पीपल है उनके लिए योजना है। उनकी सैलरी का 3 गुना जो है ये बैंक बिना किसी सिक्योरिटी के उनको लोन के रूप में देगा। तो अभी जो कोरोना काल में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, तो इससे उनको क्या है, क्रेडिट मिल जाएगी बहुत ईजीली। तो ये शुरुआत करने वाला है आईसीआईसीआई से, और आईसीआईसीआई का पूरा नाम है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। आई का मतलब है इंडस्ट्रियल, सी का मतलब है क्रेडिट, आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट, सी का मतलब है कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और 1994 में इसकी स्थापना हुई है। संदीप बख्शी जो है इसके सीईओ हैं, संदीप बख्शी इसके सीईओ हैं। और हम है ना ख्याल आपका इसकी टैगलाइन है। तो इसने शुरू की है ये योजना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, किस महिला को हाल में नासा के, देखिए अगर मैं आपको रोज़ पढ़ाता हूँ तो ये सारे ऑप्शन से रिलेटेड भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे इसने वीडियो केवाईसी की शुरुआत की है, जैसे इसने करंट अकाउंट मोबाइल पर खोलने की बात की है, जैसे हम हार नहीं मानेंगे ये इसने लॉन्च किया है। तो ये सारे ऑप्शन से रिलेटेड भी मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपकी, लेकिन वीकली जीके में इतना डिटेल में नहीं हो सकता, इसलिए मैं सारे ऑप्शन से ही आपको बता रहा हूँ अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला को नासा के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम का मुखिया बनाया गया है? तो मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम का मुखिया कैथी लीडर्स को बनाया गया है, जैसे यहाँ पर कैथी सुलिवन ऑप्शन लिखा है। तो ये जो है ये महिला है जहाँ पर इसने जो सबसे गहरा स्थल है पृथ्वी पर, मेरियाना ट्रेंच में, चैलेंजर्स डीप, वहाँ पर जाने का काम किया। और यही महिला जो है अंतरिक्ष में वॉक करने वाली सबसे पहली महिला थी, तो यूएसए की है। उसी नाम से ये कैथी लीडर्स हैं, इनको भी बनाया गया है क्योंकि मैंने बताया कि मानव को भेजने वाला है यूएसए अंतरिक्ष में, तो उस प्रोग्राम का, मानव मिशन का मुखिया कैथी लीडर्स को बना दिया गया है नासा ने। नासा के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर है अगला क्वेश्चन, कौन भारत का अटॉर्नी जनरल बनाया गया है? तो भारत का अटॉर्नी जनरल एक्चुअली ये हैं ऑलरेडी, इनको नियुक्त किया गया वापस से। तो भारत का अटॉर्नी जनरल जो है के वेणुगोपाल को वापस से रीनियुक्त किया गया। और तुषार मेहता जो ऑप्शन में है, ये हमारा सोलिसिटर जनरल है। सोलिसिटर जनरल है, अटॉर्नी जनरल सबसे बड़ा प्रमुख पद होता है, उसके नीचे जो काम करता है वो सोलिसिटर जनरल होता है। और ये कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जो है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। ये के वेणुगोपाल हैं। किस स्थान में हाल में एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली आई फ्लोज को लॉन्च किया गया है? तो ये आई फ्लोज जो है इसको लॉन्च किया गया है मुंबई में, और बाढ़ से रिलेटेड सारी जानकारी 6 घंटे से 24 घंटे पहले ये दे देंगे, ताकि मुंबई में जो अर्बन बाढ़ होती है, यानी शहरी बाढ़ जो होती है, उसके कारण काफ़ी पानी भर जाता है, कई सारे लोगों की जानें चली जाती है, तो उससे रिलेटेड इनको इन्फॉर्मेशन ईजी मिल जाएगी। तो ये लोगों की जानें बचाने में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। ये फोटो में आप देख सकते हैं, इसका पूरा नाम दिया गया है और ये बाढ़ का भी पिक्चर्स दिए गए हैं। इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम, आई फ्लोज इसको बोला जाता है। वैसे सबसे पहले चेन्नई में लॉन्च किया गया है, और उसके बाद मुंबई में भी लॉन्च किया गया है। इसके बाद में विशाखापट्टनम और बेंगलोर में भी लॉन्च करने की बात की जा रही है। सीएम महाराष्ट्र के पहली बार बता रहा हूँ, तो ये ध्यान रखिएगा, उद्धव ठाकरे, भगत सिंह कोश्यारी। मुंबई पार्क यहाँ पर है चांदोली। संजय गांधी, देखिए संजय जो है एमपी में है, संजय गांधी जो महाराष्ट्र में है, नावेगांव, ये है यहाँ पर। कोई व्यक्ति अगर आज पहली बार वीडियो देख रहा है तो उसको लग रहा होगा कि इतना फास्ट ऐसे चल रहा है, लेकिन मैं रोज़ बताता हूँ, और रोज़ बताने के बाद में आज ही हमारी एक तरीके से रिवीजन क्लास है, तो मैं फास्ट भी बता रहा हूँ, लेकिन जो रोज़ पढ़ता होगा तो एक बार थम्स अप करिएगा, उनको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि रोज़ हम यही बात करते हैं और आज भी यही बात कर रहे हैं, तो हमारा रिवीजन ही हो रहा है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस दिन वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड विंड डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जून को 2007 से जो है ये मना रहा है। और क्या करने के लिए मनाया जा रहा है? क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए मनाया जा रहा है। क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी, और बहुत ही जो है इजी एनर्जी है, जहाँ पर राजस्थान में तो बहुत इसकी पोटेंशियल है, और इसी को प्रमोट करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इसका जो अलग अलग डेज दे रखे हैं, इन डेज में भी अलग अलग जो हैं मनाए गए हैं डेज, तो ये मैं डेली बताता हूँ आपको, तो वहाँ पर देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर ही बता रखा है मैंने, देखिए ये सारी चीज़ें जो है ये डेली डेज के नाम लिखे हैं, और कहीं कहीं पर थीम जहाँ पर होती है, हर बार थीम नहीं होती है, जहाँ पर थीम है तो वहाँ पर मैंने थीम भी लिखी गई है, तो आप देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य ने हाल में रज महोत्सव मनाया? एक मिनट, थोड़ा यहाँ पर अगर ये छुप रहा है तो मैं आपको इसको छोटा कर देता हूँ। अब आपको सारे दिवस जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। इसको थोड़ा और अगर बड़ा करें तो ये इतना ही दिखेगा आपको, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें
तो रज महोत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है, तो ये मानसून आने से पूर्व मनाया जाता है और मानसून में 3 दिनों तक ये उत्सव चलता है, जब धरती माता की पूजा की जाती है और 3 दिनों तक धरती से रिलेटेड बुआई, कटाई, गुनाई, गुड़ाई कुछ भी काम नहीं किए जाते हैं। तो ये मनाया जाता है उड़ीसा में। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने इनको बधाई भी दी थी इसके बारे में। कि संस्था ने हाल में सैनिकों की वर्दी को कीटाणु रहित करने के लिए झर्मी क्लेन, इसकी स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, इस तरीके से है, ये लॉन्च किया है। तो DRDO ने इसको लॉन्च किया है, जहाँ पर सैनिकों की वर्दी इसमें डालने के बाद में सैनिटाइज हो जाएगी। ये आपको बक्सा दिख रहा होगा, ये जर्मी क्लेन है। नेक्स्ट की बात करें, किस स्थान पर भारत और चाइना के बीच हिंसक झड़प हुई है, तो हिंसक झड़प जो है कई सारी जगहों पर चल रही है वैसे तो, लेकिन अभी गलवान वैली में हिंसक झड़प हुई है, जहाँ पर कई सारे भारतीय सैनिकों की शहीदी भी वहाँ पर हुई है और उन्होंने चाइना के कई सैनिकों को मारते मारते जो है उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए हैं। और ये जो है स्पेसिफिकली हो रहा है वहाँ पर क्योंकि भारत एक रोड बना रहा है जिसको बोलते हैं डारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड। तो दौलत बेग ओल्डी एक जगह है, डारबुक एक जगह है, शोक एक जगह है। तो ये जो रोड बनाई जा रही है इसके कारण जो है ये सारी चीज़ें इंफ्रा डेवलप किया जा रहा है, उसके कारण है। और दूसरा, चाइना सारी तरफ से घिर गया है तो अपने पड़ोसियों को जो है वो परेशान करना चाहता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया भी उसके अगेंस्ट है, ऑस्ट्रेलिया ने WHO में प्रपोजल लेके आया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया उसके पड़ोसी नहीं, इसलिए उसको परेशान नहीं कर सकता। हालांकि ट्रेड में कुछ कर सकता है, लेकिन भारत तो पड़ोसी, तो सबसे पहले वो यहीं पर हमें परेशान कर रहा है। और ये नाकुला सिक्किम में पेगोंग लेक जो है वहीं पर जम्मू एंड कश्मीर मतलब लद्दाख में है, तो वहाँ पर भी झड़प हुई थी पहले। झड़प का मतलब वहाँ पर भी जो है इनके बीच में छोटा मोटा धक्का मुक्की हुई थी। और दोलक बेद ओल्डी जो है सबसे ऊंची हवाई पट्टी भारत ने बनाई है यहाँ पर। तो ये कई सारी चीज़ें हैं, मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में उस दिन बताया था, ये मैप में बताकर। ये पेगोंग लेक यहाँ पर है, ये दौलत बेग ओल्डी यहाँ पर है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, तो उस वीडियो में आप देखिएगा। और ये चाइना का पूरा इतिहास भी बताया था कि शिमला कन्वेंशन भारत और चाइना की मैकमोहन बाउंड्री तय करता है, उसके बाद भारत आज़ाद होता है, उसके बाद चाइना भी जो है वहाँ पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टेब्लिश करता है और हम उसको मान्यता भी दे देते हैं उसी टाइम। सबसे पहले देश हम होते हैं जिसको मान्यता देते हैं, हमारी गलती थी ये। फिर पंचशील जो है, भारत जो है तिब्बत के मामले में बात नहीं करता है बफर स्टेट का, और भारत बोलता है कि तिब्बत आपका आंतरिक मामला है, और पंचशील का सिद्धांत हम साइन कर लेते हैं। और जब हम ये साइन करते हैं तो तिब्बत में चाइना जो है फ्री हैंड जो है वहाँ पर हथिया लेता है 1959 में। जब चाइना फ्री हैंड हथिया लेता है तिब्बत को, तो तिब्बत के जो गुरु थे, तिब्बत की जो सरकार थी वो भारत आ जाती है। और अभी भी भारत में ये दलाई लामा, और इसको गवर्नमेंट इन एग्जाइल बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है। जब तिब्बत को हम यहाँ पर शरण देते हैं तो चाइना नाराज़ हो जाता है और उस वजह से हमारे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं और 1962 का वॉर होता है। और इसके बाद में 1967 में भी झड़प होती है, कई सारे सैनिक मारे जाते हैं नाथुला में। और 1975 में भी एक छोटी झड़प हुई थी जिसमें घात लगाकर चाइनीज़ सैनिकों ने हमारे 4-5 सैनिकों को अरुणाचल प्रदेश में मार दिया था। हालांकि झड़प तो 1987 में भी होती है, लेकिन यहाँ पर ब्लडलेस कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसके बाद सीमा में कभी गोली नहीं चली 1975 के बाद, लेकिन अब चली है 45-47 सालों के बाद में। और अब 2017 में जो है आपको पता होगा डोकलाम इशू हुआ था, और डोकलाम के बाद में 2020 में जो है डारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी के कारण ये इशू हो रहा है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं। ये अगर देख सकते हैं तो ये भारत का नक्शा है और ये पूरा लद्दाख है, ये पूरा और भी है। और ये यहाँ पर ये रोड बना रहा है चाइना, और यहाँ पर ये पेंगोंग लेक है, और ये यहाँ पर चाइनीज़ बाउंड्री में पड़ती है। एक्चुअली ये ऐसे LAC है, ऐसे LAC है। तो LAC के पास में जो है हम ये रोड बना रहे हैं, और यहाँ पर ये गलवान वैली है, शोक नदी और गलवान नदी का संगम है। तो ये यहाँ पर जो है वो उस दिन झड़प हुई थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने इससे भी डिटेल में बताया इस दिन, हालांकि कहते कहते भी मैंने पूरा बता दिया है, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं रोज डिटेल में बताता हूँ, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट सेकंड बात करें कि शहर में पुलिस ने स्त्री योजना लॉन्च की है। तो स्त्री योजना जो है लॉन्च की गई है हैदराबाद पुलिस के द्वारा। महिलाओं के खिलाफ जो भी अत्याचार वगैरह होते हैं उनको कम करने और इक्वलिटी एम्पावरमेंट की बात करने के लिए ये योजना जो है लॉन्च की गई है महिलाओं के बारे में। इसमें क्या होगा, एक दल बनाया जाएगा, सबला शक्ति दल बनाया जाएगा। और ये सबला शक्ति दल क्या करेगा, इसमें NGO होंगे, इसमें वकील होंगे, इसमें थाने वाले SHO वगैरह होंगे, और इन सारे लोगों को, और जो महिलाएं प्रोएक्टिव होगी उनको शामिल किया जाएगा, ताकि महिलाओं के खिलाफ कोई भी इस तरीके की घटना ना हो, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह कोई भी घटना ना हो। नेक्स्ट है, ये आंसर मैंने मार्क के करके ही यहाँ पर दे दिए हैं गलती से, तो कोई बात नहीं, आपके आंसर तो वैसे भी बताने थे मुझे। USA में मिलिट्री अकादमी की जो वेस्ट पॉइंट है वहाँ से स्नातक होने वाली पहली महिला सिख कौन बनी है, तो पहली महिला सिख बनी अनमोल नारंग। और ये जो है अनमोल नारंग, ये भारतीय मूल की महिला है और सिखों के लिए वहाँ पर एक बड़ा ही गर्व का विषय है। तो ये सिखों कि ये अनमोल नारंग का पिक्चर है। एक्चुअली इस तरीके से वहाँ पर जो सिखों को अपने धार्मिक चिन्ह धारण करने की सुविधा नहीं थी, लेकिन अब हो गई है, तो इसलिए इनको बोला जा रहा है कि पहली ऑब्जर्वेंट सिख जो है वहाँ से ये बनी है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस
देश के द्वारा हाल में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर प्रतिबंध लगाए। तो यूएसए के ने प्रतिबंध लगा दिए हैं। इन्होंने बोला है कि जो भी आईसीसी की जांच में सहयोग करेगा, आईसीसी के अधिकारी, उनके एसेट फ्रीज कर दी जाएगी, उनके वीज़ा नहीं दिए जाएंगे यहाँ पर आने के लिए, और उनका ट्रेवल बैन कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आईसीसी ने जो बोला है कि हम जो है अफ़गानिस्तान में और पैलेस्टीन में सारी जाँच करने वाले हैं, और उसमें चूँकि यूएसए इन्वॉल्व है तो ये सोच रहा है कि हमारा फेस उनको पता लग जाएगा कि हमने कितने जुर्म किए हैं वहाँ पर, तो ये भी हो सकता है, इसलिए ये कर रहे हैं। आईसीसी के बारे में सारी चीज़ें लिखी है, क्या नाम है, क्या ये करता है, प्रेसिडेंट क्या है, इस्टेब्लिशमेंट क्या है, ये इसके वर्क हैं। रोम ट्रीटी के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी 1998 में रोम ट्रीटी हुई थी, और 2002 में फिर इसकी स्थापना हुई थी। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस योजना को हाल में किसान और कृषि मंत्रालय के द्वारा युवा प्रोफेशनल को इंटर्नशिप के लिए लॉन्च किया है? तो युवा प्रोफेशनल की इंटर्नशिप के लिए योजना लॉन्च की गई थी, और इस योजना का नाम है आपका सहकार मित्र योजना है। वैसे तो ट्यूलिप भी लॉन्च की गई थी, लेकिन ट्यूलिप योजना और ये दोनों अलग अलग हैं। आपको मैं बता दूं, सहकार मित्र योजना जो है, जितने भी ग्रेजुएट्स हैं उनको, जितने भी सहकारी संस्थान हैं, जितने भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर इनको नियुक्त किया जाएगा, और वहाँ पर जब नियुक्त किया जाएगा तो इन संस्थानों को यंग प्रोफेशनल मिलेंगे, और लोगों को भी यहाँ पर सहकारी संस्थानों में काम करने का मौका मिलेगा। तो ये जो है यहाँ पर लॉन्च की गई है। और जो शहरी क्षेत्रों में द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप जो लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हैं या फिर नगर निगम, नगर पालिका है, उनमें ये लोगों को काम करने का मौका मिले, तो वो ट्यूलिप योजना थी। वो योजना लॉन्च की थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, अर्बन एंड फाइनेंस के द्वारा, और ये योजना लॉन्च की गई किसान और कृषि मंत्रालय के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट की हम बात करें कि इस राज्य में हाल में घर घर निगरानी ऐप कोरोना को रोकने के लिए लॉन्च किया, तो ये पंजाब है। पंजाब ने घर घर सर्वे करने की बात की है, तो ये 30 साल से ऊपर सभी लोगों का सर्वे किया जाएगा। ये पंजाब से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, आप देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अंकटाड के द्वारा वर्ष 2019 के लिए जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 में विश्व निवेश को प्राप्त करने के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो 9वां स्थान है। आपको पता होगा कि विदेशी निवेश के मामले में भारत का स्थान काफ़ी अच्छा रहा है, और भारत ने पिछले साल से काफ़ी प्रोग्रेस भी की है। सिंगापुर से सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश भारत ने प्राप्त किया है, और अंकटाड ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरीके की रिपोर्ट्स जो है जारी करता है। अंकटाड का पूरा नाम आप चाहें तो लिख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। 1964 में इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, और इस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है इसके जो हेड हैं वो 195 मेंबर हैं, और हेड इसके हैं मुखीसा, इसके हेड है मुखीसा, ठीक है। और इस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग भारत में 51 बिलियन का जो है निवेश हिस्सा लाया है। सबसे पहले नंबर पर तो यूएसए है, दूसरे नंबर पर चाइना है, और 9वें नंबर पर भारत है। और भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ से आया है? सिंगापुर से आया है। नेक्स्ट की बात करें, किस नदी में हाल ही में 500 साल पुराने मंदिर को खोजा गया है? तो महानदी है, उड़ीसा में बहती है, और इसको जो है हाल ही में यहाँ पर खोजा गया है। भगवान गोपीनाथ का जो है मंदिर है यहाँ पर। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, ये नदी का पिक्चर है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, किस देश के द्वारा Z0 प्लान जो है हाल ही में घोषणा की गई, Z0 प्लान की? तो यूके के द्वारा ये घोषणा की गई है। इन्होंने बोला है कि जो ट्रांस अटलांटिक एरिया है, यानी ये एरिया मैं आपको बताता हूँ, ये वाला एरिया ट्रांस अटलांटिक है, ये यूके है, ये अफ्रीकन रीजन है, ये फ्रांस है, और ये अमेरिका है, ये कनाडा है, ये आपका मैक्सिको है, और ये आपका ब्राज़ील अर्जेंटीना वाला क्षेत्र है जो साउथ अमेरिका बोलते हैं। तो इनके बीच में जितनी भी फ्लाइट चलती हैं उनमें कार्बन एमिशन ज़ीरो कर दें 2050 तक। इसी योजना को उन्होंने Z0 प्लान बोला है, और Z0 प्लान जो है लॉन्च करने के लिए इन्होंने काउंसिल बनाई है, जिसमें कई सारे देशों को शामिल करेंगे। तो दूसरे फ्यूल यहाँ पर यूज़ किए जाएंगे ताकि Z0 प्लान को अचीव किया जा सके। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, ये इनिशिएटिव यूके ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो पेरिस में स्थित है। अभी आपको पता होगा कि ये जो भागीदारी है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इस पर भारत शामिल हो गया। इसमें भारत अभी 2019 में इसकी स्थापना हुई थी, GPAI में भारत शामिल हो गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, खादी का एम्बेसडर जो है, बिहार खादी का एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो पंकज त्रिपाठी को यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया बिहार खादी का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर कितनी बार निर्वाचित हो चुका है? तो 2021 तक। 2021 में भी आपको पता होगा कि 2021 में भारत एक बार फिर नॉमिनेट हुआ है और सिलेक्टेड भी हुआ है। तो ये 2021 को मिलाते हुए भारत जो है 8वीं बार यहाँ पर हुआ है, और इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल से बताया था। आप वीडियो देख लीजिएगा, कल का ही वीडियो है, तो आपको पता लग जाएगा कि यूनाइटेड नेशन कैसे वर्क करता है, क्या सारी चीज़ें वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं उनके बारे में। नेक्स्ट की अगर हम बात करें
भारत के साथ में देखिए मैक्सिको, नॉर्वे, आयरलैंड, कनाडा ये भी हुए हैं। तो 5 मेंबर एक साथ लॉन्च होते हैं, एक साथ जो है अपॉइंट होते हैं या नॉमिनेट होते हैं या सिलेक्ट होते हैं या चुने जाते हैं, इलेक्टेड होते हैं। 75 प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वोल्कान बोसगीर हैं, ये टर्की के हैं तो बदल गए हैं, पहले तिजानी मोहम्मद बंदे थे। और ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, पूछी जाएगी, ध्यान रखिएगा। इसका नाम जो है कलारा एंड द सन है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक व्यक्ति की कहानी जो है इसमें प्रेम कहानी बताई जाएगी, या उससे इमोशंस जो है उसके उकेरे जाएंगे। अभी हालांकि मार्च में रिलीज़ होगी, लेकिन अभी से चर्चा में काजुओ इशिगुरो को की कहानी है। जापान के राइटर हैं वैसे तो ये, लेकिन जापान छोड़कर यूके आ गए थे, तो यूके की नागरिकता है इनके पास में। 2017 का नोबेल पुरस्कार जो है इनको मिला था। नेक्स्ट की बात करें, अभी हालांकि ये किताबें मैंने लिखी है, इन किताबों का एक बार आप देख लीजिएगा। ये किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेखक हैं, किताब है, कंट्री है, लेखक है, किताब है, कंट्री है। 2019 का नोबेल पुरस्कार मिला है, 2018 का नोबेल पुरस्कार मिला है इनको, आप देखिएगा। नेक्स्ट की बात करें, किस दिन विश्व धारणी गैस्ट्रोनॉमी दिवस, पाक कला दिवस एक्चुअली इसको बोलेंगे, तो ये मनाया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है कि जहाँ की जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं, जो जहाँ की बनाई जाने वाली चीज़ें हैं, उन बनाई जाने वाली चीज़ों को उसी रूप में उनको रखना और सस्टेनेबल रखना, यानी कि प्रकृति को कोई नुकसान नहीं हो तो इनको प्रमोट भी करना। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। 18 जून को ये मनाया जाता है, और एक 17 जून को यहाँ पर लिखा नहीं है, क्रोकोडाइल दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति को हाल में बीसीसीआई का नैतिक अधिकारी और ओम्बड्समैन नियुक्त किया है, लोकपाल नियुक्त किया है, तो डीके जैन है। 1 साल के लिए कार्यकाल इनका बढ़ा दिया गया है। जय शाह यहाँ के सेक्रेटरी है, ये कोषाध्यक्ष हैं, और ये यहाँ के प्रेसिडेंट है बीसीसीआई के। नेक्स्ट है, कौन द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड मॉस्को में 24 जून को आयोजित होने वाले समारोह में शामिल होने जा रहा है, तो भारत की ट्राई फोर्सेस, तीनों फोर्सेस जो हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स शामिल होने जा रही है। तीनों से 25-25 यानी कि 75 लोग यहाँ पर शामिल होंगे। तो मॉस्को में सम्मेलन होगा और भारत को इसमें बुलाया गया है। नेक्स्ट की बात करें, कौन सा राज्य राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना के तहत रोजगार देने वाला पहला राज्य बन गया है, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला पहला राज्य बना है, तो यूपी है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रोजगार देने वाला नहीं, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला। भारत में जितने भी रोजगार मनरेगा के तहत दिए जा रहे हैं उसमें करीब 18% जो है यूपी दे रहा है, तो यूपी बन गया सबसे पहला। और ये यूपी के बारे में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, खरड़िया बिहार से शुरू होने वाली योजना है गरीब कल्याण रोजगार अभियान, तो नरेंद्र मोदी ने कल स्टार्ट कर दी योजना, और इसका प्रस्तावित बजट 50,000 करोड़ है। और इस योजना में क्या किया जाएगा, इस योजना में जितने भी लोग जो बाहर से आए हैं उनकी स्किल मैपिंग कर ली गई है, और उनको करीब 125 दिन तक रोजगार दिया जाएगा, और 116 डिस्ट्रिक्ट, 6 राज्यों के 116 डिस्ट्रिक्ट में ये काम किया जाएगा। करीब हर डिस्ट्रिक्ट में 25,000 लोगों को ये काम दिया जाएगा ताकि लोकल में उनको काम मिल जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, AIIB ने हाल ही में भारत को $750 मिलियन का कोरोना से लड़ने के लिए लोन दिया। इसका मुख्यालय कहाँ पर, तो बीजिंग में इसका मुख्यालय है, और इसकी स्थापना 2016 में हुई थी AIIB की। जिन लिकुन इसके हेड हैं, और इसका पूरा नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कहाँ पर जो है आध्यात्मिक केंद्र है उसको कोरोना सेंटर में बदला गया। सबसे बड़ा कोरोना सेंटर भारत का वो बन जाएगा, तो राधा स्वामी सत्संग भवन है दिल्ली में, इसको ये बदला गया है। नेक्स्ट 10,000 की कैपेसिटी वाला ये होगा सबसे बड़ा भारत का। दूरस्थ इलाकों कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब, दूरस्थ इलाकों में कोरोना टेस्टिंग के लिए पहली मोबाइल लैब कौन सी है, तो उसका नाम है iLab। तो ये यूनियन जो होम हेल्थ मिनिस्टर और फैमिली वेलफेयर वाले मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन, उन्होंने लॉन्च की है, इसको iLab नाम दिया गया है। और ये दूरस्थ इलाकों में जाके जो है वहाँ पर टेस्ट कर पाएगी। मोबाइल लैब का मतलब है कि चलती फिरती लैब है। तो ये 50 क्वेश्चन मैंने आपको बताए इस वीक के, और कई सारे क्वेश्चन थे, कई सारे डिटेल मैंने बताई, हालांकि पूरा डेप्थ में नहीं जा पाया मैं, तो 1 मिनट से भी कम में एक क्वेश्चन मैंने बताया। 43 मिनट्स में सारी चीज़ें आपको बता दी, जबकि रोज़ हम 43 मिनट्स करते हैं। तो अगर आपको डिटेल में देखना है तो डेली आइए, और अगर आपको लगता है कि हमारी मेहनत जो है अच्छी है, हमारी मेहनत काफ़ी सारी हम मेहनत कर रहे हैं, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि दूसरे लोगों को भी इस सुविधा का लाभ मिले। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन, मिलते हैं अगले वीडियो में।